हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, स्क्रीनिंग टेस्ट हमारा एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स का फाइनली कंडक्ट हो चुका है। अच्छी बात ये रही कि इसमें कोई डिले हमें देखने को नहीं मिला। टाइमली सारी चीजें यहाँ पे हो गई। बट साथ ही साथ अभी नेक्स्ट स्टेज की जो चिंता है वो भी कहीं ना कहीं आपको सता रही होगी। अगर वो स्टेज भी आपकी टाइमली कंडक्ट हो जाती है, हालांकि एचपीएससी से एक्सपेक्टेशन तो रहती है कि चीजें डिले हो जाएंगी, बट स्क्रीनिंग टेस्ट इन्होंने टाइमली कंडक्ट करा दिया। तो अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर भी टाइमली कंडक्ट होता है तो उसमें ज्यादा समय अब आपके पास नहीं है। तो किस तरीके से उसका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, आपको प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कट ऑफ को लेकर भी काफी सारे सवाल होंगे आपके मन में। तो वही सारी बातें आज आपके साथ डिस्कस करते हैं जिस छोटे से वीडियो के अंदर। आइए फटाफट से लेट्स क्विकली स्टार्ट द सेशन। चलिए तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आपको सब्जेक्टिव पेपर के लिए तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। देखो, ये कहीं ना कहीं जो इसका आंसर है वो लाई करता है आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट की परफॉर्मेंस में, कि कल आप सभी स्क्रीनिंग टेस्ट देकर आए हो और उसमें आपका जो परफॉर्मेंस था, किस हिसाब से आपको पेपर लगा, कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। इन सब चीजों के बेसिस पे यू हैव टू डिसाइड कि सब्जेक्टिव के लिए करे या ना करे। देखो, मेरा मन तो ये कहता है कि मैं आप सबको बोलूं कि सब्जेक्टिव की तैयारी जरूर करो। जीवन में कुछ भी पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। आगे कभी ना कभी कहीं ना कहीं चीजें काम आ ही जाती हैं। मैं तो यही कहूंगा। बट फिर भी आप सभी के मन में सवाल होता है, सर मेरे इतने बन रहे हैं, मेरे इतने बन रहे हैं, मैं करूं या ना करूं। तो वो सवालों को एक एक करके तो हैंडल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यहीं पे मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा चीजों को अपने ढंग से बताने की कोशिश करूं, एक अपना व्यू पॉइंट बनाने की कोशिश करूं। देखो, 100% तो मैं कट ऑफ आपकी प्रोडिक्ट नहीं कर सकता हूं, बट जो पेपर मैंने देखा तो मुझे पेपर कहीं ना कहीं लगा कि पेपर डुएबल था। पेपर को मैं टफ तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। जो पेपर में मैंने सवाल देखे, कोई सवाल ऐसे नहीं थे कि बहुत ज्यादा टफ हो, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल उन्होंने पूछ ली हो। तो ऐसा नहीं था। काफी सारे सवाल तो सीधे सीधे सवाल थे और उनके आंसर आप लगा सकते थे। मुश्किल नहीं आनी चाहिए थी, दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। और इस बार तो आपका कोई ऐसा भी नहीं था कोई जीके वाले सवाल हैं या फिर वो मैथ्स वगैरह वाले अलग से सवाल हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आप इस पेपर के ऊपर आसानी से कंट्रोल ले सकते थे और एक अच्छा खासा स्कोर अटेन कर सकते थे। और जहां तक मुझे लग रहा है कि अगर कुछ 5-7 सवालों को निकाल दें जिनके आंसर्स में डाउट है कि 2 होगा या 3 होगा, तो कुछ सवाल हैं ऐसे, मैं जानता हूं आप भी जानते हैं कि कुछ सवाल हैं ऐसे, उन सवालों को अगर निकाल दें तो बाकी सभी के जो आंसर्स हैं वो तो आप आसानी से प्रिडिक्ट भी कर सकते हो। तो उसके बेसिस पे अगर आपको लग रहा है कि अगर आप 70 प्लस क्वेश्चन सही कर रहे हो, 70 प्लस आपका स्कोर रह सकता है, 70 या 70 के ऊपर रह सकता है, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, डेफिनेटली आपको प्रिपेयर करना चाहिए सब्जेक्टिव पेपर के लिए। काफी हद तक तो चांसेस है, काफी हद तक मैं ये कह सकता हूँ, 99% तक मैं कह सकता हूँ कि आपको सब्जेक्टिव का बुलावा आ जाएगा और सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी आपकी काम आएगी। तो पक्का से पक्का आपको करनी चाहिए अगर आप 70 प्लस वाली रेंज में है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप जो है बिलो 60 वाली रेंज में है, बिलो 60 वाली रेंज में है, तो अपने आप से पूछना कि आपकी तैयारी में कोई ना कोई कमी होगी, पक्का कोई ना कोई कमी रही होगी। आप सिलेबस को अच्छे से नहीं करके गए, कुछ टॉपिक्स छोड़ गए होंगे, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के गए होंगे, बाकी सिलेबस के टॉपिक्स छोड़ गए होंगे। तो फिर आपने दिक्कत फेस करी और इसीलिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बिलो 60 आप जहां पे स्कोर करोगे। तो बिलो 60 में मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है कि आपको अगले स्टेप की कॉल आएगी। बट फिर भी मैं आपसे जैसे पहले ही कह रहा था कि कुछ भी तैयारी आपने, कुछ भी पढ़ाई आपने कभी भी करी है तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो अगर आपके पास कुछ और करने को नहीं है तो फिर भी आप सब्जेक्टिव की तैयारी करना चाहते हो, कर सकते हो। इस बार नहीं हुआ तो क्या पता अगली बार मौका मिल जाए और अगली बार ये तैयारी काम आ जाए। अगर कुछ और बेहतर करने को है तो आप उस पर टाइम लगा सकते हो। अगर आप लाई करते हो इन दोनों के बीच में, 60 to 70 के बीच में, अब देखो इनको कोई मैं 99% वाली गारंटी तो नहीं दे सकता, बट हाँ मैं कह सकता हूं कि जनाब, जितना आप 70 के करीब हैं उतने चांसेस आपके ज्यादा हैं, जितना आप 60 के करीब हैं उतने चांसेस आपके थोड़े से कम हो जाते हैं। अनलेस एंड अनटिल आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो फिर हाँ 60 या 60 से कम में भी आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर कट ऑफ आपका नीचे जा सकता है। तो आप कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो हर एक में 10-10 आप हटा दो, 10-10 आप हटा दो और उसके हिसाब से आप अपना जो डिसीजन है वो यहाँ पे ले सकते हो। तो मैं ये बोलूंगा 70 प्लस वालों को और 60 से 70 वालों को तैयारी करनी चाहिए, नेक्स्ट स्टेज की, नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करनी चाहिए। आप वेट मत कीजिए रिजल्ट का, हालांकि एक्सपेक्टेशन ये है कि रिजल्ट भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा।
चीजें टाइमली चलेंगी, रिजल्ट भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा। बट अभी क्योंकि टाइम बहुत कम है, आपके पास पूरे 30 दिन भी नहीं है, तो एक एक दिन बहुत कीमती हो जाता है। तो अगर आप इंतजार करते रहे रिजल्ट का और एक हफ्ता भी अगर आपने उसमें वेस्ट कर दिया, गवा दिया, तो वो टाइम वापस से नहीं आएगा। और एक हफ्ते के अंदर आप कुछ चीजें प्रिपेयर कर सकते हो, काफी हद तक अपना जो सब्जेक्टिव का प्रिपरेशन है उसे स्टार्ट दे सकते हो, एक अच्छी स्टार्ट दे सकते हो। तो वो चीजें आपको जरूर करनी है। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इस रेंज में रहने का, तो आप पक्का से अगले स्टेज का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। देखो अभी हम कोई ज्यादा आंसर कीज वगैरह उन सब पर टाइम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आंसर कीज बहुत ही जल्दी आ जाएंगी। हमें टाइम लगाना चाहिए सब्जेक्टिव के ऊपर कि कैसे उस एग्जामिनेशन को हम एज करें, क्योंकि अल्टीमेट टेस्ट इज द सब्जेक्टिव टेस्ट ओनली। अगर आपने उसमें अच्छा परफॉर्म किया तो सिलेक्शन हो गया, स्क्रीनिंग में आप टॉप कर रहे थे और सब्जेक्टिव में अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं है तो कोई फायदा नहीं जनाब ऐसे स्कोर का। तो इसीलिए अभी प्राइम फोकस शुड बी प्रिपरेशन फॉर द सब्जेक्टिव पेपर। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अभी बात करते हैं कि सब्जेक्टिव प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करें। तो आई होप अभी तक आपने मन तो बना लिया होगा कि आपको करना है या नहीं करना है। देखो मन बना लो, तैयारी स्टार्ट कर दो, सारा दिन टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे ये सब बातें डिस्कस करते हुए कि कट ऑफ क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, उसमें टाइम ही आपका वेस्ट होगा। जो मैंने आपको बातें बताई उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक डिसेंट स्कोर पे जा रहे हो तो पक्का से अपना जो प्रिपरेशन है स्टार्ट कर दो। 60 प्लस हो तो स्टार्ट कर दो अपना प्रिपरेशन। इधर उधर गपशप लगाने से कट ऑफ के ऊपर आप थोड़ा सा टाइम पास कर सकते हो, बट अल्टीमेटली आपके एग्जाम में हेल्प नहीं करने वाला। इससे बेटर है कि आप कॉपी पेन उठा के कुछ ना कुछ लिखो, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। योर फर्स्ट स्टेप इज टू गो थ्रू दी सिलेबस अगेन। देखो अभी आपने ऑब्जेक्टिव की तैयारी करी है और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कई सिलेबस के टॉपिक होंगे जो आप छोड़ कर गए होंगे। सब्जेक्टिव में ऐसी गलती मत करना। ऑब्जेक्टिव में आपने कर दी कि एक क्वेश्चन था, एक नंबर का था, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका सब्जेक्टिव पेपर में एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है जी। और वहां पे अगर आप एक क्वेश्चन छोड़कर आ रहे हैं, एक क्वेश्चन नहीं आता आपको सिलेबस का, तो फिर काफी सारे नंबर आपके कम हो जाएंगे। तो इसीलिए वहां पे आपका सिलेबस 100% थॉरो होना चाहिए। एक आधा टॉपिक भी आपको नहीं छोड़ना। हालांकि चॉइस जरूर आती है पेपर के अंदर कि आप कुछ सवालों को छोड़ सकते हो, 18 में से 15 करने को चॉइस आपको जरूर मिलेगी। बट वो जो चॉइस है, हम इस वजह से किसी क्वेश्चन को ना काट दें कि अरे ये तो सिलेबस में हम पढ़ के ही नहीं आए। वहां पे हम चॉइस इस हिसाब से लें कि क्या हम बेहतर लिख पाएंगे, किस आंसर को हम बेहतर लिख पाएंगे, उस आंसर को लिख कर आए। ऐसा ना हो कि हमें चॉइस ये लेना पड़े कि कौन सा हम पढ़ के आए, कौन सा हम नहीं पढ़ के आए। मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखो जी, अभी आपकी जो क्लासेस हैं, नोट्स हैं, उनको एक नए पर्सपेक्टिव से देखना आपको शुरू करना पड़ेगा। पहले आप हो सकता है ज्यादा फैक्चुअल चीजों पे, चीजों को याद करने पे, रट्टे लगाने पे फोकस कर रहे होगे, बट अब आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव अटेन करना है किसी भी चीज का, किसी भी टॉपिक का। अब आपको ब्रॉड जो पॉइंटर्स हैं उसके, वो थोड़े बहुत लर्न करने पड़ेंगे। आपको यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपके टॉपिक में से सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आ गया तो किस हिसाब से आप उसका जो आंसर है यहाँ पे बनाने वाले हो, क्या पॉइंट्स आप उसके अंदर लिखने वाले हो। तो अभी आपका चीजों को देखने का, पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा। हाँ, चीजें वही रहेंगी, कंसेप्ट वही रहेगा, बट चीजों को करने का नजरिया बदल जाएगा। तो एक नए नजरिए से, सब्जेक्टिव वाले नजरिए से सोच के अपने जो क्लासेस हैं, या फिर टाइम लगेगा क्लासेस में तो आप सिंपली नोट्स को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। इसके अलावा जी, आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस यहाँ पे भी आपको करनी होगी। देखो न्यूमेरिकल, आपके जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स थे वो तो आप ऑलरेडी कर ही चुके होंगे, बट अभी यहाँ पे आपको बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिल सकते हैं। पूरी की पूरी बैलेंस शीट बनानी आपको आ सकती है, तो बड़े बड़े अकाउंट्स बनाने आपको आ सकते हैं, काफी सारी जर्नल एंट्रीज आपको करने के लिए बोला जा सकता है। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी आपको यहाँ पे जरूर करनी होगी। अब देखो जी, हम यहाँ पे या फिर कोर्स के अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स ही करा सकते हैं। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको भरपूर न्यूमेरिकल करने हैं, तो उसके लिए सोर्सेज आपके पास अनलिमिटेड है। सबसे पहला सोर्स है एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी में से अपने अकाउंटिंग के इतने सारे न्यूमेरिकल्स दिए रहते हैं, वहां पे आप उन सभी को सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी वाले तो पक्का करके जाइए। इसके अलावा आपके पास और समय बचता है और करना चाहते हो तो और कर सकते हो। आप आईसीएआई के जो मॉड्यूल्स हैं आप उनको उठा सकते हो, उनमें से सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। और टाइम मिल रहा है तो और आगे भी जा सकते हो, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आई वुड सजेस्ट कि आप एनसीईआरटी को दीजिए, कि एनसीईआरटी वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं आप उनको करके जाइए। हाँ, कुछ टॉपिक्स एनसीईआरटी में नहीं आते हैं तो आप उनके लिए आगे बढ़ सकते हैं, आईसीए वाला जो मॉड्यूल है उसको भी उठा सकते हैं, बट इसमें ज्यादा डिटेल में मत जाना, क्योंकि यहाँ पे लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है, लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। तो सारे सवाल आपके कंट्रोल में नहीं होंगे और होने भी नहीं चाहिए, और जरूरत भी हमें नहीं है।
तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करनी शुरू कर दो, क्योंकि पिछले पेपर में काफी न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे और कईयों का लेवल भी अच्छा खासा था। और अगर आप न्यूमेरिकल सही से कर लेते हैं तो आपको मार्क्स भी फिर पूरे मिल जाते हैं, मार्क्स पूरे मिलने की जो चांसेस है वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आप जितना मर्जी अच्छे से लिख लो, बट मार्क्स कट जाते हैं, कम ही रहते हैं। न्यूमेरिकल में अगर आपने सब कुछ सही से किया, प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो किया, प्रॉपर स्टेप्स फॉलो किए, वर्किंग नोट बनाकर आए हो, तो फिर आपको मार्क्स ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। कोई एक आधा नंबर मुश्किल से काट लेगा, बट मार्क्स आपको ज्यादा मिलेंगे, तो स्कोरिंग रहता है। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी अभी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। चलिए, तो प्यारे दोस्तों अभी बात कर लेते हैं कुछ की फोकस एरियाज की। तो अभी आप अपना जो सिलेबस है उसे उठाएंगे, दोबारा से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या फोकस एरियाज रहने चाहिए आपके प्रिपरेशन के? तो सबसे पहले जी देखो, डेफिनेशंस वगैरह जो है ना, पहले तो सारी याद करनी पड़ती थी, अब सारी याद करने की जरूरत नहीं है। जो डेफिनेशन आपने याद करी हुई है ऑब्जेक्टिव पेपर में, वो यहाँ पे भी काम आ जाएंगी। कोई आपको सवाल आता है किसी चीज के ऊपर और उसका डेफिनेशन आपने याद किया हुआ है, तो वो डेफिनेशन चिपका दो। जैसे लेट सपोज आपको सवाल आया जॉब एनालिसिस के ऊपर, और उसका डेफिनेशन आपने याद किया हुआ था किसी ऑथर का, तो आप लिखो अकॉर्डिंग टू सो एंड सो जॉब एनालिसिस इज डिफाइंड एज। इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे। तो डेफिनेशंस जो हैं, हर एक टॉपिक का एक एक डेफिनेशन तो पक्का से याद करके जाओ और उसे अपने आंसर्स में घुसाओ, ताकि एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। इसके अलावा जो भी आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स के को लेकर ये चार चीजें जरूर कवर अप कर लो। कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये सभी का कवर अप करके जाओ। कोई भी चीज है आपका, हर एक टॉपिक को आप इसमें डिवाइड करो। जैसे कम्युनिकेशन टॉपिक है, तो कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके अंदर फॉर्मल इनफॉर्मल आता है, तो उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह जो हो जाते हैं, तो वो सारी चीजें आपको करके जानी है। इसके अलावा डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन में आपको एक टेबल बनाना रहता है, और टेबल को बाइफरकेट करके आपको जैसे पूछ लिया जाएगा कि होलसेलर और रिटेलर में क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत सारे सवाल बन सकते हैं डिफरेंशिएट वाले भी। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या फर्क होता है, तो जितने भी आपके पॉपुलर टर्म्स के बीच में डिफरेंसेस हैं, वो आपको करके जाने हैं। तो आपके सिलेबस में, नोट्स में जहां पे भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, उनके लिए आप अपने प्रॉपर टेबल चार्ट्स बना के तैयार कर लो कि हाँ, इस पे सवाल आ सकता है और मेरा ये तैयार होना चाहिए। इसके साथ साथ डायग्राम्स और चार्ट्स ये बना बना के देखो एक बार। देखो, अगर आपने, आपको सवाल आया उसमें कोई डायग्राम इंक्लूड कर दिया, कोई चार्ट इंक्लूड कर दिया, उससे ना आपके जो आंसर है उस पर चार चांद लग जाएंगे, और एग्जामिनर खुल के मार्क्स यहां पे दे सकता है। तो कहीं पे भी आप इंक्लूड कर सकते हो, कोई चार्ट इंक्लूड कर सकते हो, कोई भी डायग्राम इंक्लूड कर सकते हो, तो कर दो। जैसे मैस्लो की मोटिवेशन थ्योरी पूछी, तो एक पिरामिड की तरह जैसे बनाया होता है हर एक किताब में, आप वैसे बनाकर आइए। ऐसे ही बाकी भी सवालों में जहां पे भी पॉसिबल है बना के आइए। मेक अ नोट ऑफ फॉर्मूलाज एंड फॉर्मेट्स। देखो, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत जरूरी है कि आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए। तो फॉर्मूलाज अगर आपको आते होंगे तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। तो सारे फॉर्मूलाज को अपने पास नोट डाउन कर लो, और फॉर्मेट्स को एक बार ध्यान में रखो कि अगर आपको जर्नल बनाने को कहा जाए तो किस हिसाब से आपका फॉर्मेट रहेगा, डेबिट क्रेडिट किस हिसाब से लिखोगे, लेजर फॉल्यू का कॉलम बनाओगे, डेट का कॉलम बनाओगे, लेजर बनाने का कॉलम आए तो कैसे बनाओगे, बैलेंस शीट, पीएल, सबके फॉर्मेट आपके पक्के होने चाहिए। फॉर्मेट में कंजूसी मत करना। फॉर्मेट अगर आपने अच्छा बनाया होगा ना, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। इसके अलावा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैं आपको बता रहा था, एनसीईआरटी से आप स्टार्ट कर दीजिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करना, और यहाँ पे अब स्टेप्स और वर्किंग नोट्स को भी ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव पेपर में तो आप सिंपली आंसर निकाल लेते हो फटाफट से खुच करके, बट यहाँ पे खुच एग्जामिनर को समझ नहीं आएगी और मार्क्स आपको फिर 0 मिलेंगे। तो प्रॉपर स्टेप्स और वर्किंग नोट्स के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करने की। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेरे ख्याल से भी आपको डेली बेसिस पे स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो अभी क्या है कि आप डेली कोशिश करो कि डेली 5 क्वेश्चन के आंसर खुद से लिखो डेली 5 क्वेश्चन के आंसर। अगर आप कोर्स में हो तो कोर्स में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस डले हुए हैं सब्जेक्टिव वाले, तो वहां से 5-5 क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस कर सकते हो, और फिर अपने आंसर को मिला सकते हो कि क्या पॉइंट्स आपने इंक्लूड किए, क्या पॉइंट्स रह गए। इसके अलावा आपके कोर्स के अंदर हम और प्रैक्टिस सेशंस भी प्लान कर रहे हैं, उसकी डिटेल भी मैं आपको आगे दे दूंगा, ताकि आपकी रेगुलर प्रैक्टिस यहाँ पे चलती रहे। एंड प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमारा जो एग्जामिनर है उसको कहीं ना कहीं इंप्रेस कर दें, खुश कर दें, क्योंकि उसी ने नंबर हमें देने हैं। दिल खोल के नंबर दे तो बढ़िया रहेगा। तो देखो, कोशिश करो कि जो भी आप आंसर्स लिखो उसके अंदर इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन इस तरीके से बनाओ। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इंट्रोडक्शन पहले हेडिंग बना रहे हो, फिर 4 लाइनें लिख रहे हो इंट्रोडक्शन का, फिर बॉडी हेडिंग बना रहे हो, फिर लिख रहे हो 4 लाइनें, फिर कंक्लूजन बना रहे हो, फिर लिख रहे हो 4 लाइनें। ऐसा नहीं करना है।
इंट्रोडक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, कंक्लूजन की भी बनाना चाहो बना सकते हो, बट हर सवाल में कंक्लूजन की भी हेडिंग बनानी जरूरी नहीं होती। इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी शॉर्ट एंड वेरी स्वीट, बस एक छोटा सा लाइन होना चाहिए इंट्रोडक्शन का, एक छोटा सा लाइन होना चाहिए कंक्लूजन का। योर मेन एम्फेसिस शुड बी ऑन बॉडी, क्योंकि इसी के नंबर आपको यहाँ पे मिलने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो, बट इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन शुड बी वेरी 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 शॉर्ट। मेन एम्फेसिस, मेन आपका जो फोकस होना चाहिए, अपने बॉडी को बेहतर बनाओ, बॉडी के अंदर कोशिश करो कि पॉइंटर्स वगैरह लेकर आओ, पॉइंट्स में अपने आंसर को लिखो रेदर देन सिंपल पैराग्राफ। अंडरलाइन करो आपके हेडिंग्स को, हेडिंग बनाओ, एक्सप्लेन करो, हेडिंग को अंडरलाइन करो। हैंडराइटिंग शुड बी लेजिबल, मैं ये नहीं कह रहा मोती पिरो कर आओ, देखो हर किसी की हैंडराइटिंग इतनी बढ़िया नहीं होती, मेरी हैंडराइटिंग तो आप देख ही रहे हैं, तौबा तौबा है। हर किसी की हैंडराइटिंग कोई ज्यादा खास बढ़िया नहीं होती है, हाँ कईयों की होती भी है। तो हैंडराइटिंग शुड बी लेजिबल, कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आप कहना क्या चाहते हो। इसके अलावा गो डेट एक्स्ट्रा माइल, गो डेट एक्स्ट्रा माइल का मतलब है कि आप अपने आंसर में चार चांद जहां भी जिस तरीके से लगा सकते हो लगाने की कोशिश करो। जैसे डायग्राम चार्ट बना सकते हो तो डायग्राम चार्ट वगैरह भी बनाकर आओ। जितना आप अच्छे से आंसर को प्रेजेंट करोगे उतने ज्यादा ही मार्क्स आपके यहाँ पे बढ़ेंगे, बट ये चीजें एक दिन में नहीं हो सकती, इन चीजों में टाइम लगता है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, डेली क्वेश्चंस के आंसर लिखोगे, तो आप धीरे धीरे इंप्रूवमेंट फील करोगे कि आपके आंसर्स में इंप्रूवमेंट आ रहा है, स्ट्रक्चर आ रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डेली अपनी जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है आप उसे स्टार्ट कर दीजिए। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप एचपीएससी पीजीटी के लिए एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज को चेकआउट करना चाहते हैं तो इन दोनों कोर्सेज पे आपको फ्लैट 60% ऑफ मिल जाएगा। जो कंप्लीट कोर्स है वो 7500 का है, बट 60% ऑफ के बाद आपको केवल और केवल 3000 में मिल जाएगा। और सब्जेक्टिव पेपर का कोर्स भी अलग से लॉन्च कर दिया, ये कोर्स हमारा 2500 का है, और 60% ऑफ के बाद आप इसे केवल 999 में ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो, जो इन कोर्सेज में डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको भी दिखा भी दूंगा, बता भी दूंगा। मेन डिफरेंस ये है कि अगर आपको हर एक टॉपिक का डिटेल में क्लास चाहिए तो वो आपको केवल सब्जेक्टिव वाले कोर्स में नहीं मिलेगा, आपको कंप्लीट कोर्स में हर एक टॉपिक का क्लास भी मिलेगा, हर एक टॉपिक के पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। ये सब्जेक्टिव वाले कोर्स में आपको नहीं मिलेंगे। सब्जेक्टिव वाले कोर्स में आपको केवल क्वेश्चन और आंसर्स मिलेंगे, आपको हर एक टॉपिक में से क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, क्या उसके आंसर होंगे, वो सभी मिल जाएंगे। आंसर राइटिंग क्लासेस हम अलग से भी इसके अंदर अपलोड करेंगे, वीकली लाइव सेशंस भी लेंगे जिसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके साथ होगी, और लास्ट में एक फुल मॉक भी कंडक्ट करेंगे जिसका इवैल्यूएशन मैं खुद करूंगा और आपको स्कोर करूंगा, आपको सजेशंस दूंगा कि कैसे आप अपने आंसर्स को और बेहतर यहाँ पे बना सकते हो। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग अपने कोर्स की तरफ जा सकते हो, बट ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मत रखना कि सर हम सब्जेक्टिव पेपर का कोर्स ही ले लेते हैं, आप हमें डिटेल वाला भी दे दो। तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो फिर आप डिटेल वाला कोर्स ही लेना। किसी एक या दो टॉपिक में भी दिक्कत अगर आपको लग रही है तो मैं नहीं चाहता कि एक आधे क्वेश्चन से भी आपका सिलेक्शन रुके, तो आप डिटेल वाला कोर्स को ही प्रेफर यहाँ पे कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा चीजें ज्यादा अच्छे ढंग से हर चीज को कवर अप कर दिया जाएगा। जो भी चीज आपकी कमजोर है वो भी यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पे बन जाएगी। चलिए तो प्यारे दोस्तों, एक बार फटाफट से आपको हमारी वेबसाइट पे ले जाकर मैं दिखा देता हूँ कि जो दोनों कोर्सेज है इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले कंप्लीट कोर्स की तरफ मैं जाता हूँ। तो कंप्लीट कोर्स काफी कॉम्प्रिहेंसिव है जी। इस कोर्स के अंदर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस देखने को मिलते हैं जो आपको केवल सब्जेक्टिव वाले कोर्स में देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे अगर मैं बिजनेस स्टडीज और मैनेजमेंट वाले कोर्स पे मॉड्यूल पे क्लिक करता हूँ तो हर एक टॉपिक का डिटेल में क्लास होगा और हर एक टॉपिक के साथ उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स भी यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। तो कोशिश हमने करी है कि आपके जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं हर एक टॉपिक से वो भी आपके यहाँ पे कवर अप हो जाए। तो ये वाला जो कोर्स है इसका फायदा ये कि आपका डिटेल में पहले पूरा कंसेप्ट कवर हो जाएगा, आप डिटेल के नोट्स रेफर कर सकते हो और फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स को देख सकते हो। हर एक टॉपिक के साथ आपको देखने को मिलेगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स यहाँ पे किस तरीके के बन सकते हैं। तो उससे आपका जो सब्जेक्टिव का प्रिपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप देख सकते हैं हमने कोशिश करी है कि आपके आंसर्स को सही ढंग से, बेहतरीन ढंग से प्रेजेंट करने की कोशिश करें। जैसे ये डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन है तो कोशिश करिए कि पूरा टेबल फॉर्मेट में जैसा आपको चाहिए वैसा मिले, जहां पॉइंटर्स बना सकते थे वहां पूरे पॉइंटर्स बनाए। और कोशिश भी यही करिए कि अपनी वर्ड लिमिट को भी बहुत ज्यादा ना करें ताकि आपको एग्जामिनेशन में आइडिया रहे कि कितना ही आपको लिख कर जाना है। और हर एक क्वेश्चन में आप देखिए इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन हमने कोशिश करी है कि आपको प्रोवाइड किया जाए, आपका पूरा का पूरा जो कवरेज है सिलेबस का वो यहां से हो जाए। बट देखो जी,
सब्जेक्टिव वाले जो आपके क्वेश्चन एंड आंसर हैं उससे 100% एक एक चीज एक एक टॉपिक जो है वो शायद पूरे तरीके से कवर अप नहीं होगा, तो साथ में आपके पास जो नोट्स होंगे, आप जब नोट्स को रेफर करेंगे ना तो फिर आपकी हर एक टॉपिक की जो कवरेज है वो 100% यहाँ पे हो जाएगी। और फुल कोर्स का यही फायदा है कि नोट्स आपको साथ में मिल रहा है तो उससे आपकी पूरी कवरेज यहाँ पे 100% ही रहने वाली है। तो हर एक टॉपिक के साथ आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स भी आपको देखने को मिलेंगे वीडियो और नोट्स के साथ साथ। हालांकि एमसीक्यूज भी है बट एमसीक्यूज अभी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, हमने हटाए नहीं है, यहाँ से डले हुए हैं, बट आप जो है अभी इसको स्किप कर सकते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर पे ही फोकस कर सकते हैं। ऐसे ही आपको अकाउंटिंग का मॉड्यूल भी यहाँ पे मिलता है और सब्जेक्टिव पेपर वाला जो मॉड्यूल है वो भी यहाँ पे आपको मिलता है। अगर आप केवल सब्जेक्टिव पेपर वाला कोर्स लेते हैं तो उसके अंदर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी थी, जैसे मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा देता हूँ। सब्जेक्टिव पेपर वाले कोर्स के अंदर सबसे पहले तो आपको शेड्यूल दिख जाएगा कि किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम अभी आपके क्लासेस कंडक्ट करने वाले हैं, क्योंकि अभी टाइम बहुत ही कम है और उस टाइम के अकॉर्डिंग जो कवरेज हम कर सकते हैं वो यहाँ पे करके चलेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्लासेस आपको मिलने वाली हैं जी, कुछ लाइव क्लासेस और कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस। लाइव क्लासेस में हम यहाँ पे 4 मॉक्स कंडक्ट करने वाले हैं, 4 हफ्तों के अंदर 4 मॉक्स कंडक्ट होने वाले हैं। इस हफ्ते बिजनेस स्टडीज का फुल मॉक आपका कंडक्ट होगा, इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो अपलोड हो जाएगा इसी कोर्स के अंदर। इसी कोर्स के अंदर आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और आप अपने एंड पे प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने की, और फिर हम एक लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे आपके साथ इसी हफ्ते के अंदर, और उस लाइव सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चन आंसर्स को। आप अपने जो सुझाव हैं, आपके जो आंसर्स आपने लिखे उनको भी हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो इस हफ्ते बिजनेस स्टडीज हो जाएगा, अगले हफ्ते अकाउंटिंग हो जाएगा, उसके बाद एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेकर, क्योंकि इनका भी काफी वेटेज रहता है एग्जामिनेशन में, तो उनको लेकर एक फुल मॉक कंडक्ट करेंगे। हर एक मॉक के अंदर 18 क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे ताकि आपको पूरा एग्जाम वाला फील आए। और फिर लास्ट वीक के अंदर एक फुल मॉक कंडक्ट करेंगे जिसकी इवैल्यूएशन भी करेंगे। इसकी इवैल्यूएशन पर्सनली मैं खुद करने वाला हूं और आपको फीडबैक देने वाला हूं कि कैसे आप अपने आंसर्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं काफी सारा एफर्ट इसमें हमारा भी लगने वाला है। इवैल्यूएशन करना कोई आसान काम नहीं रहता है, बट हाँ, एक मॉक की वैल्यूएशन की गारंटी मैंने आपको दी थी और वो गारंटी मैं जरूर पूरी करूंगा। इसके साथ साथ मैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर्स आपके साथ बीच बीच में डिस्कस करूंगा रिकॉर्डेड क्लासेस की फॉर्म में। पिछली बार का जो पेपर है उसे भी डिस्कस करेंगे ताकि थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे सकूं कि किस तरीके से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स को यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से अपने आंसर्स को यहाँ पे लिखना है, ताकि आप चीजों को थोड़ा सा बेहतर तरीके से ग्रास्प कर सकें। हालांकि अगर सब्जेक्टिव वाला कोर्स भी आप देखते हैं तो उसमें भी हर एक टॉपिक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर्स तो आपको मिलेंगे, जैसे आप अभी यहाँ पे देख सकते हो, ये अकाउंटिंग के सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं बेसिक्स वाले टॉपिक के। हालांकि ये तो आपको मिलेंगे, बट मैं भी बीच बीच में अपना रोल अदा करता रहूंगा, बीच बीच में आपको बताता रहूंगा कि किस हिसाब से आपके जो आंसर्स हैं आपको लिखने चाहिए, ताकि आप थोड़ा सा और बेहतर तरीके से चीजों को ग्रास्प कर सकें। तो सब्जेक्टिव पेपर वाला कोर्स अगर आप ले रहे हो तो उसमें आपको ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एक टॉपिक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडीज के हर एक टॉपिक के आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारे जो लाइव क्लासेस हैं आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं आपके इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। केवल और केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर्स के मिलेंगे, यहाँ पे डिटेल क्लासेस आपको नहीं मिलेंगे। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की हमारी चर्चा। उम्मीद करता हूँ सब्जेक्टिव पेपर को लेकर किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, क्या स्ट्रेटेजी आपको बनानी है, उसको लेकर काफी क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिल चुकी होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।